सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा आदाब, नमस्कार। आज हम यहाँ खेत में खड़े हैं जहाँ पे किसान भाई हमारे साथ जो जुड़े हैं, गांव के लंबरदार भी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने धान की जो पनीरी जिसको बोलते हैं नर्सरी की बिजाई की हुई है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारा किसान भाई जो है, सबसे पहले मेरा ये मैसेज रहेगा कि ज़्यादा खाद और ज़्यादा बीज डालने से कोई ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता, जिसको हम जील्ड बोलते हैं, नहीं मिलता। अगर मैं एक मरला पनीरी की बात करूं तो मैं अपने किसान भाई को यही बोलूंगा, 1 किलो बीज जो होता है वो सफिशिएंट होता है। अगर आप 1.5 किलो 2 किलो मरला में डालोगे, उससे क्या होगा, पनीरी तो आपकी तैयार होगी लेकिन हमारा जो पौध है वो कमजोर पड़ेगी, ठीक है। और उसमें जो जो हमारी पौध है वो पतला पड़ेगा, जो हमारा प्लांट होगा। तो कोशिश करनी चाहिए, जितना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि विभाग सिफारिश करता है, मेरे किसान भाई ने उसी की रिकमेंडेशन पे चलना चाहिए। दूसरा, जब हमने सीड रेट की बात कर ली, जब हमने इसकी कर ली, सबसे पहले जमीन जो समतल उसको अच्छा करना चाहिए। जो अनड्यूलेटिंग होती है उसमें पानी का, कहीं पानी ज्यादा पड़ता है कहीं कम पड़ता है। जमीन को हमने वेल पल्वराइज करना है, समतल करना है उसको अच्छी तरह पट पुट फेर के। उसके बाद जो वेल रॉटन FIM होता है, जिसको हम बोलते हैं पड़ा हुआ गोबर, उसका इस्तेमाल करना है। फ्रेश गोबर इसमें नहीं डालना है। उसके बाद अगर मेरे किसान भाई के घर में वर्मी कंपोस्ट, जिसको हम बोलते हैं केंचुआ खाद, उसका इस्तेमाल भी मेरा किसान भाई कर सकता है एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन। जब हम लास्ट प्लैंकिंग करते हैं, जब पट फेरते हैं, जिसको हम दूसरी परिभाषा में बोलते हैं प्लैंकिंग करते हैं लास्ट में, तो हम DAP और जो पोटाश है उसकी मिकदार हम पूरी डाल लेते हैं और यूरिया जो है उसके हम 3 हिस्से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें फिर क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने पनीरी हमारी तैयार होगी, उसके बाद 12 और 15 दिन के बाद आपने चेक करना है कि हमारी पनीरी की ग्रोथ कहीं स्टंटेड तो नहीं हो रही है, उसकी ग्रोथ कहीं रुक तो नहीं रही है। अगर आपको ऐसी शिकायत आती है तो मेरे किसान भाई ने 16 लीटर एक पंप लेना है, सिंपल, जो मेरे किसान भाई के घर में पड़ा होता है। उसमें 50 ग्राम जो यूरिया होता है वो लेना है। जिंक सल्फेट खाद आती है, क्योंकि मेरा किसान भाई कहता है यूरिया डाया पोटाश भी डालता हूं। भाई यूरिया डाया पोटाश सारी जमीन में मिकदार पूरी नहीं करता, इसके अलावा भी कुछ पौष्टिक तत्व होते हैं। जिंक सल्फेट जो 3 साल में एक बार अपनी खेत में जरूर डालनी चाहिए। वो थोड़ा सा 20 ग्राम जिंक सल्फेट ले लो, थोड़ा सा फेरस सल्फेट आता है। अगर आपकी ग्रोथ रुकती है 12 और 15 दिन के अंदर, तो उसका एक छोटा सा स्प्रे कर देना। उससे क्या होगा, जो आपकी स्टंटेड ग्रोथ होगी उसको वो रिवाइव कर जाएगी। जब आपकी पौध 30 और 35 दिन की होगी, तैयार होगी, उसके बाद इसको क्या करना, पानी में ही उखाड़ना है। इसको सूखे में नहीं उखाड़ना है। अगर इसको मेरा किसान भाई सूखे में ही उखाड़ेगा ना, तो इसको ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगेगा। हमारा पौध जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे खेत में, वो सूखना शुरू हो जाएगा, वो जेलिंग ऑफ लीफ, मगर उसमें पीलापन आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा किसान भाई अगर एक्सपर्ट के पास भागेगा, यार ये क्या हो गया, ये नहीं पता कि उसने कैसे उसको उखाड़ा। दूसरा, जब मेरा किसान भाई उसको पौध को उखाड़ेगा, सीडलिंग जिसको हम बोलते हैं, जब उसकी हथी बनाएगा, जब उसका गुच्छा बनाएगा ना, तो सबसे पहले मैं अभी ये जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं, मेरे आपके माध्यम से सारे किसान भाई सुन सकते हैं। जो उसकी टिप्स होती हैं, उसमें जो हमारे पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, उन्होंने अंडे दिए होते हैं जो मुझे नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। जब मैं एक पत्ता माइक्रोस्कोप के अंदर रखूंगा ना, हजारों की तादाद में अंडे होंगे। कुछ नहीं करना, आपने उसको हड्डी को पकड़ना है, उसको हाथ से ही क्लिपिंग कर देना है, उसको हाथ से ही 1-2 इंच तोड़ाई कर देनी है कि वो पौध जो मेरी है ट्रांसप्लांटिंग के टाइम वो नहीं जाए। अगर वो जाएगी तो फिर क्या होगा, रूट बीबल की प्रॉब्लम होगी, जड़ों में ऐसे केंचुओं की तरह आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। जहां थ्रेड वर्म की प्रॉब्लम आएगी, वो आपकी रूट्स को जकड़ लेगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, मेरी पौध नहीं बढ़ेगी, मेरा ट्रांसप्लांटिंग वाला प्लान नहीं चलेगा आगे, ठीक है। तो पहले ही आपने क्या करना है, उसको क्लिपिंग कर लेने। दूसरा, मैं किसान आपके माध्यम से एक और किसान भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूं। जब हमने ट्रांसप्लांटिंग कर दी, जब हमने पौध लगा दी, ठीक है, 1 इंची से नीचे मेरा थंब नहीं जाना चाहिए। अगर मैं 1.5-2 इंची नीचे चला गया तो मेरी जो उत्पादन है, मेरा उपज है, उसमें कमी हो जाएगी। हमने 1 इंची से ज्यादा नीचे नहीं जाना, गहराई में प्लांट को नहीं लगाना है। उसके बाद जब 17 दिन की मैंने ट्रांसप्लांटिंग कर दी, 17 दिन की जब पौध होगी, मैंने क्या करना है, प्लैंकर बनाना है। प्लैंकर जिसको बोलते हैं, जो मेरे किसान भाई ट्रैक्टर माउंटेड यूज करते हैं ना, वो नहीं, मुझे 10 किलो का एक फटा बनाना है। ये हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 10 किलो का फटा, एक बल्ली ले लो, जब आप लेंटर डालते हो ना तो बल्ली का इस्तेमाल करते हैं। 10 किलो, 8 किलो और 10 किलो के बीच में, नॉट मोर देन 10 किलो। वो क्या करना है, खेत में से मैंने पानी सारा निकाल देना है। तो मुझे खाली कीचड़ चाहिए, मुझे खाली गारा चाहिए। 1
कील इधर लगाना है, एक कील इधर लगाना है, रस्सी को आपने गले में करना है, ठीक है। जैसे हम उस पट को चलाएंगे, ऐसे करेंगे ना, हमारा जो प्लांट होगा वो थोड़ा टेढ़ा होगा। जब टेढ़ा होगा वहां पे होल बनेगा। जब होल बनेगा तो डाई और पोटाश जो मेरे किसान भाई ने उस ट्रांसप्लांटेड खेत में डाला है वो फटाफट इसको मिलेगा। जब मैं आगे जाऊंगा, वही पट लेके आगे जाऊंगा, मेरा प्लांट सीधा हो जाएगा। एक बार मैंने ऐसे चलना है, एक बार मैंने ऐसे आना है। ऐसा करने से क्या होगा, मैंने जमीन की मिट्टी को अस्त व्यस्त कर दिया, मैंने जमीन की मिट्टी को खंगाल दिया, उसको मैंने बीडिंग कर दी। जब मैंने बीडिंग कर दी, उससे क्या होगा, जो मैंने 1-2 इंची उधर से क्लिपिंग की थी, अगर फिर भी मेरे उस ट्रांसप्लांटेड प्लांट में अंडे आ भी जाते हैं तो पट फेरने से मेरे वो अंडे जमीन के ऊपर आ जाएंगे, तो मेरी क्रॉप जो बच जाएगी। उससे करने से क्या होगा, जो कल्ले निकलते हैं 24 और 25 दिन के बाद, जब कल्ले निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं टिलरिंग, उसमें प्रोफ्यूज टिलरिंग निकलेगी, उसमें जाड़ा बनेगा। तो आज का मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूं कि मेरे किसान भाइयों ने ऐसी विधियों को भी खेत में अपनाना चाहिए। यहाँ पे शालीमार की मैं बात करूं, शालीमार 2 की वैरायटी की बात करूं, 3 की करूं, 4 की करूं, तो वो अच्छा बीज है, प्रमाणित बीज है। दूसरा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम एरिया वाटर लॉक्ड एरिया है कि पानी की निकासी नहीं है, तो उसके लिए वो रिकमेंडेड वैरायटी जो है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, कई बार यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है, उन्हीं प्रमाणित बीजों को ही, क्योंकि मेरे किसान भाई को पहले सोर्स ऑफ सीड पता होना चाहिए कि ये सीड कहां से आ रहा है, तो उसी प्रमाणित बीज को अपने खेत में इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है कि पहले सोर्स ही नहीं पता हो तो आप इस्तेमाल कर दोगे, सर्टिफाइड सीड को ही खेत में उतारना चाहिए।